गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारे सिर्फ 6 मिनट के 3 टॉपिक बचे हुए हैं। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हमारा रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट है। उसके बाद हमारे पास बचेगा ईआर डेटा मॉडल और फिजिबिलिटी स्टडी। कल हम लोग ईआर डेटा मॉडल करेंगे एंड परसों हमारा फिजिबिलिटी स्टडी हो जाएगा। देन थर्सडे को रिवीजन करके फ्राइडे को फर्स्ट एमसीक्यू रखेंगे फर्स्ट यूनिट का। तो आज हम बात करते हैं रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट की। आपको पता चल गया सिस्टम क्या होता है, आपको ये पता चल गया कि उसके अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं जिनके थ्रू हमें काम करना होता है, कौन कौन से टूल्स आप यूज़ करोगे। तो अब जो उस चीज़ को एनालाइज करेगा, पूरे सिस्टम को की देख रेख करेगा, वो हमारा सिस्टम एनालिस्ट होता है। सिस्टम एनालिस्ट के क्या क्या रोल होते हैं। एक तरीके से ना सिस्टम एनालिस्ट वो होगा जिसको पूरी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे आप टेक्निकल चीज़ों की बात करो चाहे आप नॉन टेक्निकल चीज़ों की बात करो। तो इसलिए उसमें जो रोल जो वो परफॉर्म करेगा उसके अंदर A to Z सारी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टम एनालिस्ट होता क्या है। सिस्टम एनालिस्ट वो है जिसको पूरे सिस्टम के बारे में नॉलेज है, वो सबको गाइड कर सके ताकि जो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है जिस डायरेक्शन में हमारे काम करना चाहिए वो उस प्रॉपर डायरेक्शन में काम कर सके। हमारा मेन टारगेट होता है कि हम यूज़र को, जो भी हमारा कस्टमर है, उसको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना के दे कम से कम टाइम में, ताकि हमारा भी प्रॉफिट हो और कस्टमर सेटिस्फाई हो। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा, अगर उसकी सारी नीड फुलफिल होंगी, तो वो आगे फिर 2 लोगों को और बताएगा जिससे हमारे लिए वो चीज़ बेनिफिशियल होगी। तो इसलिए सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा, पूरे सिस्टम को देखता है, गाइड करता है ताकि प्रॉपर डायरेक्शन में काम हो सके। वो एक एक्सपर्ट है जिसके पास टेक्निकल स्किल्स भी हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स भी हैं। वो सबके साथ कम्युनिकेट कर सकता है बहुत बहुत ईजिली जब भी उसको रिक्वायरमेंट हो। चाहे उसको हर फेस पे बात करनी पड़े, चाहे उसको कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें उसको डील करना पड़े, तो उसको सारी चीज़ें डील करनी है। उसका उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ मैच करने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि वो ये सोचे कि मेरे को सिर्फ अपना पैसा कमाना है, मुझे सिर्फ अपनी सैलरी लेनी है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है क्या नहीं। नहीं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है अपनी पर्सनल ग्रोथ सब चाहते हैं, बट उसके साथ साथ उसकी कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके गोल के साथ चीज़ें मैच करनी चाहिए। अगर हम रोल की बात करें, रोल से पहले कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं जो उसके अंदर होने चाहिए। क्या चीज़ें हैं जो सिस्टम एनालिस्ट को बनाती हैं, क्या क्या स्किल्स उसके पास होने चाहिए। तो इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए। इसमें आगे पॉइंट्स भी हैं कि इंटरपर्सनल स्किल में क्या क्या चीज़ें होंगी। इंटरपर्सनल मेनली यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए। टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, मतलब उसको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे अगर मैं हमेशा वो एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको कॉलेज बनाना है, घर बनाना है, तो टेक्निकल की बात करें तो कितना सामान चाहिए। अगर मेरे को एक मंजिल बनानी है तो मेरे को कितना चीज़ें लगेंगी, तो वो चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए कि वो चीज़ों को एकदम देख के चीज़ें नोटिस कर सके। टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, एनालिटिकल स्किल होने चाहिए, चीज़ों को एनालाइज कर सके लोगों को देख के कि क्या चीज़ है, मतलब एक तरीके से माइंड रीड कर सके सबका और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके, ताकि वो प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल हो चीज़ें। मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज, कितना प्रोजेक्ट, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, कितनी मैन पावर लगेगी, सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यूज़र जिसने प्रोजेक्ट बनवाना है, प्रोग्रामर जिसने प्रोजेक्ट बनाना है, इन दोनों के साथ इंटरफेस करे, इन दोनों के साथ बात करे, किसी को जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करे। टीम्स को, चाहे टीम्स हों या फिर बड़े ग्रुप्स हों, स्मॉलर टीम्स हो, जैसे भी हो, उनके साथ फैसिलेट करे, उनके साथ कम्युनिकेट करे। जो भी जिसकी एक्सपेक्टेशंस है उनको मैनेज करे। ऐसा ना हो कि प्रोग्रामर बहुत ज़्यादा सैलरी की डिमांड कर रहा हो और यूज़र जो है वो बहुत कम पैसे देने के लिए रेडी हो, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब प्रॉब्लम होगी, वो लॉस में जाएगी। तो जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो यूज़र की चाहे वो प्रोग्रामर की, उनको मैनेज करे, इस अकॉर्डिंग मैनेज करे कि उसको भी प्रॉफिट मिले ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप अच्छे से प्रेजेंट कर सको, अच्छे से सामने वाले को चीज़ें समझा सको। अंडरस्टैंडिंग हो, कम्युनिकेशन हो, सेलिंग एंड टीचिंग एबिलिटीज़ हो, लोगों को समझा सके और लोगों को चीज़ें, मतलब अगर कुछ बेचना है, कुछ सेल करना है, तो वो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। मोटिवेटर होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो उस क्वेरी को सॉल्व कर सकता है और वो लोगों को मोटिवेट कर सकता है। एनालिटिक्स स्किल्स की बात करें तो एनालिटिकल स्किल जो है वो एनालिसिस की बेसिस पे होता है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है, तो आपको पहले, जब आप उसको एनालाइज तभी कर पाओगे जब आपके पास पूरी नॉलेज होगी, आपके पास सिस्टम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बेसिस पे आप एनालाइज करोगे कि जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या हम उस पर काम करके सही से प्रॉफिट ले सकेंगे, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। गुड कॉमन सेंस होनी चाहिए। एबिलिटी टू एक्सेस ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ ऐसी सिचुएशन होती है जब दो लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो दो अपोजिट सिचुएशन है, आपको दोनों ही चाहिए, तो आप उसमें कैसे मैनेज करोगे। तो ट्रेड ऑफ के अंदर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, लाइक यूज़र और प्रोग्रामर की लड़ाई हो जाती है, यूज़र किसी चीज़ को बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, प्रोग्रामर बोलता है नहीं ऐसा होना चाहिए, आपको दोनों ही चाहिए। आप यूज़र को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट है, आप प्रोग्रामर को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो जो भी उसको, अब ये काम जो है वो सिस्टम एनालिस्ट का है कि वो उन दोनों को कैसे मैनेज करेगा, कैसे उन दोनों को जो है वो एक ग्राउंड पे लाके चीज़ों को सॉल्व करेगा। क्यूरोसिटी होनी चाहिए ताकि नई से नई चीज़ें वो लर्न कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नई से नई चीज़ें समझ सके। मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी यूज़र से रिलेटेड प्रॉब्लम, उनको समझे, उनको सॉल्व करे, ग्रुप्स में, चाहे एक यूज़र हो चाहे ग्रुप हो, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह उनको समझे। इसमें मैनेजमेंट में आपकी सारी चीज़ें आती हैं, आपको रिसोर्सेज मैनेज करने हैं, आपको प्रोजेक्ट मैनेज करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होता एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट आता है, बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट सिंगल टाइम पे आते हैं, तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो कब कौन सा प्रोजेक्ट किस फेज़ पे निकालना है, कब कौन सा प्रोजेक्ट किस फेज़ पे पहुंचाना है, ताकि हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके। क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या रिस्क हमारे फ्यूचर में आ सकते हैं, उनको मैनेज करना। ठीक है, सारी मैनेजमेंट फंक्शंस को थॉरली अंडरस्टैंड करना, उनके साथ भी डील करना पड़ता है जो हायर अथॉरिटीज़ होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके साथ भी डील करना है, तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली मैनेज करनी है। देन आपके पास टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल इज़ रिलेटेड टू जो भी, जैसे मैंने अभी बताया कि कितना सामान चाहिए, अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ तो सेम विद द कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रोग्रामर या डिज़ाइनर कहीं पे भी अटकता है तो यू हैव टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। मॉडर्न चीज़ें जो भी है मार्केट में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मॉडर्न चीज़ें नहीं लेके आओगे तो फिर आपकी कंपनी को लॉस होगा। तो अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें आपको, टूल्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जिस पे आप काम कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो वो हमारी टेक्निकल स्किल्स के अंदर आती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ स्किल्स में, तो जो हमारे पास 4 स्किल्स हैं, इसमें इंटरपर्सनल तो कम्युनिकेशन के लिए होगा, तो आपके पास कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल में आपके पास कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर की, टेक्नोलॉजीज़, टूल्स, जो भी नए मार्केट में चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एनालिटिक की बात करें तो कोई भी प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करना है, तो उस एनालिसिस के लिए आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए अबाउट योर प्रोजेक्ट, योर प्रॉब्लम, योर ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास आता है कि जो भी चीज़ें मैनेज करनी है, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो आपको मैनेज करनी है इसके अंदर। अब जब एट्रीब्यूट्स की बात होगी, अब हम बात करेंगे कि रोल ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट की, सिस्टम एनालिस्ट के क्या क्या रोल हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख सकते हो, फिर मैंने आगे बुक्स के वो लगाए हुए हैं फ़ोटोज़, ये हैं, तो यहाँ से आप जो है वो डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप इस कम से कम 10 पॉइंट्स इसके याद कर लेना। सबसे पहली जो मेन रोल है सिस्टम एनालिस्ट की, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो भी हम फेजेस वाइज उसको याद करें तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। जो भी हमारे एसडीएलसी के फेजेस होते हैं, प्लानिंग करना, एनालिसिस करना, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, जो भी हमारे फेजेस होते हैं, उन फेजेस के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो हमें रोल ईजिली याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम उसको प्लान करते हैं। तो प्लान करेंगे तो हम यूज़र की क्या क्या रिक्वायरमेंट है,
उसको समझेंगे, यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है उसको डिफ़ाइन करेंगे, समझेंगे। बहुत अलग अलग फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स होती हैं। फैक्ट फाइंडिंग की जब आप चीज़ों को सर्च करते हो और एनालिसिस करते हो, तो उनके थ्रू हम जो भी रिक्वायरमेंट्स उनको चेक करेंगे, उसके बेसिस पे हम सारे रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटीज़ देंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको सारी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफ़िल नहीं कर सकते। अगर यूज़र की 10 रिक्वायरमेंट है तो आप 10 की 10 फुलफ़िल नहीं कर पाओगे, बट आपका मेन टारगेट ये होता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिक्वायरमेंट उसकी फुलफ़िल कर सको। तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना है कि कौन सी रिक्वायरमेंट मेन है, जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, और कौन सी रिक्वायरमेंट ऐसी है जिनको आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आप ये भी सारे आपके प्लानिंग एनालिसिस फेसेस के अंदर ही आते हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना। फिर आप सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे कि कैसा प्रोजेक्ट है, कहाँ पे बनाना है, क्या हमारे लिए वो बेनिफिशियल है वहाँ पे बनाना या नहीं बनाना। ठीक है, उसके बाद आप सारी एनालिसिस और एवेल्यूएशन करोगे विच इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली होगा, बट आपको कंपनी भी साथ में लेके चलनी है। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फाइंड आउट करोगे। अगर आपको लगता है कि ये सॉल्यूशंस ठीक नहीं है, मतलब ये रिक्वायरमेंट ठीक नहीं है, इसके अलावा हम कुछ और काम कर सकते हैं जो हमारे लिए भी बेस्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करेगा, उसमें से जो बेस्ट होगा उसको पिक करेगा, और फिर आपके कॉस्ट और बेनिफिट चेक करेगा कि कितना पैसा लगेगा और कितना हमारे पास प्रॉफिट आने वाला है। जो भी चीज़ें होंगी, जो भी स्पेसिफिकेशंस होगी, जो भी मैनुअल्स होंगे, वो डिटेल्ड फॉर्म में बनाए जाएंगे ताकि यूज़र भी उनको समझ सके और प्रोग्रामर भी उनको समझ सके। जो भी रिक्वायरमेंट्स लिखी जाएंगी विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, कि यूज़र कल को ये ना बोले कि नहीं मैंने तो ये बोला था, या प्रोग्रामर ये बोले नहीं मुझे तो ये समझ आया था। डिटेल्ड चीज़ें होंगी बिल्कुल। जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, जैसे डिज़ाइनिंग का वाला फेस आ गया, जो भी डिज़ाइनिंग का जो भी आप डिज़ाइन करोगे वो मॉड्यूलर होगा, मतलब न्यू क्वालिटी का होगा। ऐसा नहीं है कि आपने पुरानी टेक्निक्स का यूज़ करके बनाया है। मॉड्यूलर होगा। कोई भी अगर उसको चेंजेस होते हैं, अगर उसको लगता है कि ये वाला प्लान सही काम नहीं कर रहा है, तो उसको कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो एट अ टाइम कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कि हाँ ठीक है अब मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो वो मॉडिफाई कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर होता है चेंज एजेंट। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चेंज एजेंट क्या होता है, अगर उसको लगता है कि मेरे को अभी, क्योंकि उसको पूरी नॉलेज है सिस्टम की, कभी उसको लगता है कि मेरे को इन्वेस्टिगेटर की तरह काम करना है, कभी उसको लगता है कि मेरे को आर्किटेक्ट की तरह काम करना है, मेरे को साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करना है, तो वो अपने आप को चेंज करता रहता है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग काम करता है। तो चेंज एजेंट हो गया। इन्वेस्टिगेटर हो गया, इन्वेस्टिगेट करेगा सिस्टम को। आर्किटेक्ट अगर कुछ भी डिज़ाइनिंग करनी है। साइकोलॉजिस्ट लोगों की साइकोलॉजी को समझेगा कि लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उनके साथ डील करेगा। सेल्स पर्सन, अगर उसको कुछ भी चेंज, मतलब अगर कुछ भी चीज़ ऐसी है कि उसको सेल भी करनी पड़ी तो वो सेल करेगा। ऐसा नहीं है, सेल डजेंट मीन कि आप घर घर जाके सामान बेचोगे। इट्स लाइक अगर उसको कुछ एडवर्टाइज करनी है तो वो करेगा। मोटिवेट करेगा। पॉलिटिशियन की तरह भी काम करेगा। अगर उसको लगता है कि दो पार्टीज़ में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है और उसकी वजह से प्रोजेक्ट इफेक्ट हो रहा है, तो वो उस टाइम पे एज अ पॉलिटिशियन काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहीं पे डिटेल में लिखी हुई हैं। चेंज एजेंट क्या होगा, जैसे मैंने भी बताया कि उसके पास अलग अलग स्टाइल्स होंगे, अलग अलग तरीके से वो अपने आप को चेंज कर सकता है। जिस टाइम जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम वो अपना वही रूप दिखाएगा। इन्वेस्टिगेटर की बात करें, इन्वेस्टिगेटर सिस्टम को ये चेक करेगा कि सिस्टम ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कोई चीज़ें एरर है उनको करेक्ट करना तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं रह गई हैं। मतलब जैसे यूज़र ने आपको 10 रिक्वायरमेंट्स दी हैं, तो आप उस सिस्टम के साथ 10 रिक्वायरमेंट के साथ मैच करके देखोगे कि जो 10 हैं वो मेरी मैच कर रही हैं कि नहीं। इन्वेस्टिगेट करोगे कि सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है कि नहीं। प्रायोरिटीज़ को सेट करोगे, जैसे मैंने बताया था कि जो जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है, जो जो प्रायोरिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आप उनको सेट करोगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पहले फुलफिल करनी है। आर्किटेक्ट, जो भी डिज़ाइनिंग करना है वो आप डिज़ाइन करोगे। साइकोलॉजिस्ट, लोगों को समझोगे, उनके थॉट्स को समझोगे, उनके बिहेवियर को समझोगे, उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन लगाओगे। इसका मतलब ये है कि जब आप एनालिसिस भी करते हो, जब आप सर्वे करते हो, तो ज़रूरी नहीं होता कि लोग आपको हमेशा सही आंसर करें। तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप सामने वाले का माइंड रीड कर सको। सेम विद योर कंपनी, सेम विद योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है जो आपकी कंपनी में अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो खुश नहीं है, बट वो आपको बता नहीं पा रहा है, तो आपको चीज़ें देखनी है, आपको चीज़ें समझनी है, उनके थॉट को एक्सेस करना है और उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालना है। इवेलुएटर की तरह काम करेगा, सिस्टम को इवेलुएट करेगा कि कितना है। अगर मेरे को, मैं एज अ यूज़र अगर कोई सिस्टम देख रही हूँ तो मैं इसको कितने रेटिंग दूंगी।
ठीक है, उस अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि रेटिंग कम है तो आप उसको इम्प्रूव करो, अगर आपको लगता है रेटिंग अच्छी है तो इट्स डन। मोटिवेटर की तरह काम करेगा। जब हमारा स्टेप स्टार्ट होएगा, मेनली जब मोटिवेटर की जरूरत तब होगी जब आप बिल्कुल प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे होगे और अपनी कंपनी को प्रपोज या इंट्रोड्यूस कर रहे होगे, तो उस टाइम पे आपको मोटिवेट करना होगा। या फिर अगर आप बोल सकते हो कि आप किसी नए बंदे को हायर करते हो, जब आप उनका ट्रेनिंग टाइम होता है तो वो लोग नए नए होते हैं तो उनको भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे वो एज अ मोटिवेटर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ज्ञान बांटता रहेगा। इट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जब रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट मतलब आपका प्रोजेक्ट जो है फेलियर की तरफ जा रहा है, लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, तब आप उनको मोटिवेट करोगे। मेनली तो फर्स्ट वीक जो स्टार्टिंग वीक होता है उसी में वो मोटिवेट करता है कि हमें ये काम करना है और हमें इतने टाइम में करना है, जो भी उसका तरीका होता है मोटिवेट करने का। तो अगर मैं बात करूँ तो जो एक सिस्टम एनालिस्ट होता है वो पूरा पैकेज है जिसमें सारी चीज़ें आएंगी, शुरू से लेके टिल फ्रॉम द स्टार्टिंग फेज टू द एंडिंग फेज ऑफ द SDLC। चाहे आप प्लानिंग करो चाहे आप एनालिसिस करो, एक सिस्टम एनालिस्ट ऐसा है जो आपको थ्रू आउट द जो भी आप डेवलप कर रहे हो उसमें आपको देखता रहेगा। ठीक है, जो अभी मैंने एट्रीब्यूट्स की बात करी थी, जो मैंने क्वालिटीज़ की बात करी थी, वही यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है। इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है आपको, जो भी आपको किसी को भी कुछ अपने थॉट्स डिलीवर करने हैं, तो आप उसको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई कर सको अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और आप उसको सामने वाले को कन्विंस कर सको कि हाँ दिस इज़ द प्रोजेक्ट एंड वी हैव टू वर्क ऑन दिस। अंडरस्टैंडिंग, सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो। टीचिंग, अगर किसी को समझाना है, मेनली जब नए लोग आते हैं उनको ट्रेनिंग देनी है तो उस टाइम पे टीचिंग हो। सेलिंग हो, अगर आपको लगता है कोई भी आइडिया या कोई भी इनोवेशन जो है आप दूसरी कंपनी के साथ या किसी और के साथ डील करना चाहते हो, तो सेलिंग हमारी यूज़ होती है। ठीक है, ये वही है, बस मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें एक नीचे ग्राफ बना हुआ है जिस पे आप काम करोगे। टेक्निकल स्किल्स में आपके पास आता है क्रिएटिविटी। आप कोई भी जो हमने ऊपर 4 एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं उसमें से ये 2 हैं, तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये लिख सकते हो। मतलब आपको लिखने तो चारों ही हैं, बट आपकी मर्जी है आप कौन से पॉइंट्स लिखना चाहते हो, इसलिए मैंने आपको दोनों ही दे दिए हैं, बुक वाला भी है और वो वाला भी है। टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव होना चाहिए, उसको अगर लगता है कि हाँ कुछ भी चीज़ ऐसी है कि जो अलग सी बनानी है तो वो अपनी क्रिएटिव माइंड चलाए। लोगों की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब लोगों को समझ सके, उनकी नीड्स को समझ सके, क्या चाहिए, मतलब एक तरीके से साइकोलॉजिस्ट का काम कर सके। डेटा के बारे में समझ सके, सिस्टम के बारे में समझ सके, किस तरीके का कंप्यूटर है, इसकी क्या लिमिटेशन है, कब तक काम कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे, प्रोजेक्ट को मैनेज कर सके। डायनामिक इंटरफेस हो, ऑल अबाउट, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, वो हर चीज़ में एबल होना चाहिए काम करने के लिए। वेल एजुकेटेड होना चाहिए विद अ शार्प माइंड। एक कोट होता है ना कि स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क मत करो, तो वेल एजुकेटेड हो, वेल एजुकेशन हो, बट माइंड भी उसका शार्प हो। ऐसा ना हो कि गधे की तरह काम करता रहे और आपका आउटपुट जो है वो खराब आए। तो स्मार्ट वर्क करो, टाइम कम लो, ठीक है, जितना चीज़ें हो सकती है बाहर से बेशक प्रोजेक्ट उठा लो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, आप उसके अंदर चेंजेस करो, जितना आप काम कर सकते हो। डू स्मार्ट वर्क रेदर देन डूइंग द हार्ड वर्क। अब ये एक छोटा सा ग्राफ है जो हमारा लास्ट है बिल्कुल, इसमें कुछ फेजेस हैं जो हमारे सारे फेजेस में लिखे हुए, बस इसमें प्लानिंग फेजेस में लिखा हुआ है। एनालिसिस फेज है, डिज़ाइनिंग फेज है, इम्प्लीमेंटेशन फेज है और मेंटेनेंस फेज है। ये फेज हैं और ये दो हमारे स्किल्स हैं। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल की, इंटरपर्सनल स्किल की, तो जब हम प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं तो हमें कस्टमर से बात करनी होती है, हमें कंपनी में जो भी काम करेगा उससे बात करनी होती है, क्योंकि अगर अगर मेरे प्रोग्रामर ने बोल दिया कि जी मेरे को तो कोडिंग नहीं आती और मैं इस पर काम नहीं कर सकता, सेम विद द केस अगर मेरे को कॉलेज ही बनाना है, मैंने एक मिस्त्री बुलाया, मेरे को बोलेगा कि जी मैं तो नहीं, मेरे को तो नहीं लगा आती ईंटें वीटें लगानी, मैं तो ये काम कर सकता हूँ, मैं तो वाइट वॉश कर सकता हूँ। तो वाइट वॉश तो तब भी होएगा जब आपकी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग का जो फेस होता है जब आपको सबके साथ कम्युनिकेट करना होता है, उस टाइम पे एनालिसिस के स्टार्टिंग के फेजेस में हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स हाई होते हैं, मतलब हमें तब सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन करना है। उसके बाद जैसे जैसे एनालिसिस फेज ख़त्म होता है हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है, क्योंकि अब हमें पता है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, हमें इन पे काम करना है। जब डिज़ाइनिंग फेस आता है उस टाइम पे तो आपकी कंपनी में जो भी आपके अगर मैं कोडिंग की बात करूँ तो हमारे पास प्रोग्रामर्स होते हैं, तो हमारे पास अलग टीम है डिज़ाइनिंग के लिए, तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन कम हो जाता है। उस टाइम पे सिर्फ
जो हमारा सिस्टम एनालिस्ट है वो आके बीच में एक बार चेक जरूर कर सकता है कि आपने कितना काम करा है, वो काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन वो बार बार कम्युनिकेट करने नहीं जाएगा हर दूसरे दिन कि अब कितना काम हो गया, अब क्या हो गया। इससे लोग भी जो काम कर रहे होते हैं वो इरिटेट होते हैं। तो आप कुछ टाइम दे दो, इतने टाइम में आप आके चेक कर लो, तो उस टाइम पे हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स कम होते हैं। सेम विद द इम्प्लीमेंटेशन केस, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपके इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग दोनों आते हैं। तो जब आधे इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग तक, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भी एक टीम होती है जो आपको कोडिंग का काम करेगी, जो अलग टीम होगी, तो उसमें भी आप सिस्टम एनालिस्ट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, तो वहाँ तक भी आपका जो है कम रिक्वायरमेंट होती है। पर जैसे ही टेस्टिंग फेज आता है उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है, क्योंकि टेस्टिंग फेज में आपको टेस्ट करना है, और आपको टेस्ट करने के लिए आपको यूज़र से भी बात करनी है कि आपने 10 चीज़ें दी थी, 10 में से हमारी ये चीज़ें देखो रन कर रही हैं। जैसे अगर यूज़र ने मेरे को बोला कि मेरे को वाइट वॉश जो कराना है वो इस कलर का कराना है, या जो मेरे को दरवाजे बनवाने हैं वो ऐसे बनवाने हैं, या मेरे को इस डायरेक्शन में बनवाना है, तो आपने वो चीज़ें नोट डाउन कर ली। जब आप टेस्टिंग करने जाओगे तो आप उसके साथ सिर्फ सबके साथ आप बात करोगे, तो आपके उस टाइम पे इंटरपर्सनल स्किल या कम्युनिकेशन स्किल्स हाई चाहिए होते हैं। देन सेम विद द मेंटेनेंस केस, जब आप मेंटेनेंस पे जाते हो तो भी आप इंटरेक्ट करते हो, तो यूज़र के पास जाओगे, उसकी मेंटेनेंस करोगे, बिल्डिंग की मेंटेनेंस करोगे, और लोगों से बात करोगे कि कैसे प्रोजेक्ट का काम हुआ था, कैसे हुआ था। उस टाइम पे भी मेंटेनेंस पे भी हाई होते हैं, मिड ऑफ द मेंटेनेंस तक। उसके बाद जब आपकी, क्योंकि मेंटेनेंस पे हम कुछ टाइम तक ही प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद फिर आपके इंटरपर्सनल स्किल्स लो हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटरपर्सनल स्किल्स का ये है, हाई होंगे, फिर लो होंगे, फिर हाई होंगे, फिर लो होंगे। मैंने लॉजिक से भी समझा दिया है वैसे तो। एक मिनट। डिज़ाइनिंग फेज डाउन क्यों नहीं लगता है एज कंपेरिजन टू एनालिसिस फेज और इम्प्लीमेंटेशन फेज? बेटा, डिज़ाइनिंग फेज डाउन इसलिए होने लगता है क्योंकि हमारा जो डिज़ाइनिंग फेज है उस टाइम पे हमारी इम्प्लीमेंटेशन जो टीम होती है डिज़ाइनिंग फेज की वो अलग होती है। हम उनके साथ बार बार जाके, आपने यूज़र ने मुझे रिक्वायरमेंट बता दी कि ये रिक्वायरमेंट है, मैंने इसको डील कर लिया। एक बार पूरी मीटिंग होती है, स्टार्टिंग में सारे लोगों को बिठाया जाता है, यूज़र को बिठाया जाता है, यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट लिखी जाती है और सबको बताई जाती है ये रिक्वायरमेंट है। तो उस टाइम पे हमें कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल को ऐसे समझो कि बात करनी है, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बात करनी होती है, आपको यूज़र से भी बात करनी है, आपको अपनी कंपनी के एम्प्लॉय से भी बात करनी है। लेकिन जब एक बार आपने रिक्वायरमेंट को फाइनल कर लिया ना, एनालिसिस फेज में ये लगा लो कि आपने एनालाइज कर लिया, आपने बिल्कुल फाइनल कर लिया। जब आपने उसको फाइनल कर लिया उसके बाद डिज़ाइनिंग फेज में आपने एक रिक्वायरमेंट फाइनल करके सामने वाले को दे दिया कि ये रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं सपोज कि यूज़र ने मुझे बोला कि 3 रूम बनाने हैं, 3 रूम अब बनाने हैं, तो आपने डिसाइड हो गया, आपस में बात हो गई कि इस कलर के बनाने हैं, ऐसे ऐसे बनाने हैं, सारी रिक्वायरमेंट लिख के आपने दे दी डिज़ाइनिंग टीम को। डिज़ाइनिंग टीम को बोल दिया कि ये है, क्योंकि डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है एनालिसिस फेज पे, अब मैं उसको बार बार नहीं बोलूँगी कि ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, नहीं। आपने एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बना के डिज़ाइनिंग टीम को दे दिया है कि ये आपका रिक्वायरमेंट्स है, आपको इस अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप उस टाइम पे उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं करोगे, वो उनका काम है, लेट देम डू। हाँ, आप बीच में हफ्ते में 10 दिन में एक बार जाके चेक जरूर कर सकते हो कि आपकी डेवलपमेंट, आपके प्रोजेक्ट की इतनी डेवलपमेंट हुई है, इसलिए यहाँ पे ये लो है। इस टाइम पे बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती विद द सिस्टम एनालिस्ट। आपस में डिजाइनिंग टीम में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो वो तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन सिस्टम एनालिस्ट उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर है पारस? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ टेक्निकल स्किल्स की। तो टेक्निकल स्किल्स जब हो गए, स्टार्टिंग के फेस में टेक्निकल स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि अगर यूज़र बैठा है, यूज़र ने मेरे को बोला है कि 3 रूम बनाने हैं, यूज़र को ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी कि कौन सी ईंटें लगानी है, कौन सी मिट्टी बेटर होती है, वो टेक्निकल बंदों को पता है। यूज़र को इतना पता है 3 रूम बनाने हैं, यहाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें लगानी है, उसको नहीं पता कि कौन सी, अगर दरवाज़ों की बात करें तो कौन सी लकड़ी अच्छी होती है जिसमें दीमक नहीं लगती है, नहीं, उसको ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं पता। तो एनालिसिस फेज में हमारे पास सिर्फ हम डिस्कशन करते हैं, हमारे पास कंपनी के जो भी लोग हैं जिनको काम करना है, जो भी यूज़र है, उन सबके साथ हम बात करेंगे, तो उसमें हम टेक्निकल चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि सामने वाले को, यूज़र को या और लोगों को टेक्निकल चीज़ें पता हो। तो इसलिए यहाँ पे टेक्निकल फेज जो है वो ज़्यादा हाई नहीं होता।
देन हमारे पास डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन में टेक्निकल फेस हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल चीज़ें होती हैं। देन मेंटेनेंस पे आते आते टेक्निकल फेस लो हो जाता है। अगर मैं इसको बात करूँ ना, इंटरपर्सनल और टेक्निकल दोनों ना आपस में इन प्रोपोर्शनल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आपको बात करनी है, जब आपको डिस्कशन करना है, उस टाइम पे आप टेक्निकल चीज़ों को साइड करोगे। तो जब बिल्कुल एनालिसिस फेस होता है तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट कम होती है। सेम जब आप डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो तो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि आपको सिर्फ आप काम करना है, और टेक्निकल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको काम करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ था जो हमारे स्किल्स को शो करता है। तो आज का टॉपिक ख़त्म। हमने स्किल्स पढ़े हैं। स्किल्स में हमने देख लिया कि एनालिसिस फेज में कौन सा स्किल चाहिए, और मेंटेनेंस फेज पे कौन सा स्किल चाहिए, कब कौन सा हाई होगा, कब कौन सा लो होगा। देन हमने कुछ रोल्स पढ़े हैं सिस्टम एनालिस्ट के, वो क्या क्या रोल प्ले करता है। ठीक है। अच्छा, पुनीत ने पूछा था क्या क्वेश्चन? मुझे लगा पारस ने पूछा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ग्राफ में ही डाउट हो सकता है, वैसे तो सारा थ्योरेटिकल ही है। नहीं, चलो टॉपिक का नाम बताओ सबसे पहले तो। कोमल, रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट एक बंदा है, उसका रोल। ठीक है, कौन कौन से स्किल्स होंगे? गुड कोमल। बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? गुड। गुड बुलबुल। गुड हिमानी। गुड ट्रिपल। इंटरपर्सनल स्किल, टेक्निकल स्किल। गुड कोमल। एनालिटिकल स्किल, मैनेजमेंट स्किल। गुड प्राची। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए इंटरपर्सनल हो गया, टेक्निकल चीज़ों के लिए टेक्निकल, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे कोई भी टूल मार्केट में आ रहा हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो रहा है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। मैनेजमेंट, कितना प्रोजेक्ट कब तक करना है, सारी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेज करना, वो सारी एनालिटिकल एनालिसिस करना। रोल्स बता दो, जिसको जो रोल्स याद है वो नाम लिख दो। क्या क्या रोल होते हैं सिस्टम एनालिस्ट के? जिसको जो भी नाम याद आ रहा है लिखते जाओ। इसमें से कम 8 9 तो कर ही लेना। गुड। गुड बुलबुल। गुड कोमल। अपने आप को ना एज अ सिस्टम एनालिस्ट समझो, और ये समझो कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है और आप उसको हेड कर रहे हो, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? गुड। गुड भानु, हिमानी, बुलबुल। गुड। इन्वेस्टिगेटर हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, एनालिसिस हो गया, एवेलुएटर हो गया। गुड पारस। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। एनालिसिस फेज पे कौन से स्किल्स हाई होते हैं? इंटरपर्सनल और टेक्निकल। एनालिसिस फेज पे जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना है। गुड। वेरी गुड हिमानी, भानु। गुड गुड। जब आपको कम्युनिकेशन करना है उस टाइम पे इंटरपर्सनल स्किल्स हाई चाहिए होता है। डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन पे कौन से स्किल्स चाहिए? टेक्निकल। वेरी गुड, क्योंकि उस टाइम पे आपको एग्जैक्टली काम करना है कि क्या काम चल रहा है, और आपको उस अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। गुड। चलो, क्लियर है? अटेंडेंस ले लेते हैं। आदित्य। पुनीत, ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। क्वेश्चन जो आता है ना वो यही आएगा कि व्हाट इज सिस्टम एनालिस्ट, की सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, या फिर
व्हाट आर द रोल्स ही कैन परफॉर्म या व्हाट आर द रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या रोल है सिस्टम एनालिस्ट के, मतलब जो वो परफॉर्म कर सकता है। तो उसमें आपको पूरा सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, उसके स्किल्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें। आनंद, भानु, प्रेजेंट मैम। बुलबुल, Present, ma'am. हिमानी, Present, ma'am. कोमल, Present, ma'am. पारस, प्रेजेंट मैम। प्राची, Present, ma'am. प्रीतम, प्रिंस, प्रेजेंट मैम। पुनीत। Present, ma'am. ठीक है बेटा, कल करेंगे ईआर मॉडल। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ईआर मॉडल, और आपने डीबीएमएस में भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर कल कर लेंगे। ओके, बाय।